साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एसडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कला और संस्कृति का भाग 2, जहां पर दोस्तों हम लोकगीत। देखिए, कला और संस्कृति ही एक ऐसी धरोहर है जो किसी क्षेत्र विशेष को संपूर्ण क्षेत्र में क्या करती है, उसका विस्तार करती है, उसको प्रसिद्धि देती है। और दोस्तों, ऐसा ही लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, चाहे वो शिल्प कला हो, हस्तकला हो, मध्य प्रदेश के मेले हो, कोई भी पर्व उत्सव हो, ये सब जो है वो कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है। जहां पर दोस्तों हमने लोक नृत्य की पहले बात हम कर चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख लोक गायन की। और दोस्तों, लोक गायन को मध्य प्रदेश में देखिए, जो क्षेत्र वाइज, क्योंकि हर एक क्षेत्र की हर एक क्षेत्र विशेष की अपनी अपनी एक लोक संस्कृति होती है, जिसके अंतर्गत लोकगीत, लोक नाट्य आदि आते हैं। दोस्तों, लोकगीत किसे कहते हैं? लोकगीत जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समाज ही, उस क्षेत्र का पूरा समाज ही उस लोकगीत को अपनाता है। साथ ही साथ दोस्तों, लोक में प्रचलित, लोक के द्वारा गाए गए और लोगों के द्वारा लिखे गए गीतों को ही लोकगीत कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में लोक गीतों को मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड में बांटा गया है। जहां पर दोस्तों याद करते हैं, मैंने आपको जैसे नृत्य याद करा दिए थे, वैसे ही दोस्तों आज हम लोक गायन भी याद करेंगे। लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, आपको देखिए, मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आप भूल जाएं। मैं आपको देखिए सिर्फ जो है वो लिंक वाइज करके, कनेक्ट करके ही आपको बताने वाली हूँ। तो आपको सिर्फ एक स्टोरी सुननी है और उस स्टोरी को ही दिमाग में बैठाना है। दोस्तों, मालवा जो है यहाँ पर ही इंदौर है। मालवा में ही क्या है? इंदौर है। और दोस्तों, इंदौर में क्या है, सिर्फ आपको स्टोरी ये याद नहीं रखना कि मैं लोक गायन पढ़ा रही, आपको सिर्फ स्टोरी याद रखनी है। दोस्तों, बात ये थी कि मालवा में है इंदौर, और इंदौर के जो दाल भापले हैं, जो इंदौर के हैं, वो जान गए होंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि सत्य बात है कि नहीं। जो इंदौर के दाल भापले हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है ना। और दोस्तों, क्या हो रहा था कि शाम के समय, शाम की बात थी, एक लड़का या लड़की जो थे वो इंदौर में दाल भापले खाने गए थे। शाम को गए थे और बरसात हो रही थी। अचानक क्या हो गई? बरसात हो गई। तो उन्होंने जो दाल भापले थे वो भर भर के खाए। क्या हुआ? दाल भापले जो थे वो भर भर के खाए। ना तो उसका ये देखा कि कितने लोग थे, ना तो कुछ देखा, सिर्फ क्या हुआ, उसका गुण नहीं देखा, निर्गुणी रूप से क्या होते गए, वो खाते गए दोस्तों। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने दाल भापले खाए तो जो बेचने वाला दुकानदार था उसने कहा, आप और लेंगे क्या? और ले लो। तो ले लो से याद हो गया रेलो। दोस्तों, ये हो गए आपको मालवा के पूरे जो जितने भी लोक गायन थे वो पूरे के पूरे याद होते जाते हैं। तो देखिए, अब कैसे याद हुआ मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने देखा कि बरसाती वार्ता है ना, जो बरसाती वार्ता, क्योंकि बारिश का मौसम था, शाम का समय था, भरथरी और भोपे है ना। भोपे मतलब, भोपे से आपको याद रखना है दाल भापले याद रखने, भोपे भर भर के खाए तो हो गया भरथरी हो गया। दोस्तों, उनका आपने गुण नहीं देखा, आप खाते गए, तो इससे क्या हो गया? निर्गुणी हो गया। और जब उसने पूछा कि और ले लो, तो ले लो से आपको याद हो गया रेलो। दोस्तों, यहाँ पर मालवा के लोक गायन समाप्त हो जाते हैं। हीण मतलब कि आप जो है वो खाते गए तो हीण, ये आपको मालवा के याद हो गए। भोपे गायन, भरथरी गायन, संजा गीत, बरसाती वार्ता, हीण गायन, निर्गुणी गायन, रेलो गीत, मालवा गायन एक साइड। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निमाड़ के प्रमुख लोक गायन की। दोस्तों, निमाड़ में ही रहते हैं कौन? संत सिंगा जी। सब जानते हैं कि निमाड़ का कबीर कहा जाता है, संत सिंगा जी को कहा जाता है। और संत सिंगा जी ही आपको याद रखना है कि जो संत सिंगा जी हैं ये किस संप्रदाय के हैं? तो दोस्तों, ये नाथपंथी संप्रदाय के हैं। किसके हैं? तो ये नाथपंथी संप्रदाय के हैं। तो हो गया, आपको दो याद हो गए कि संत सिंगा जी जो है वो नाथपंथी संप्रदाय के हैं। और दोस्तों, जहां पर देखिए गरबा गरबी चल रहा था, क्या चल रहा था? गरबा गरबी चल रहा था। तो वहां पर ही क्या हुआ? लोगों ने कलगी लगाई, मस्तिष्क पर क्या लगाई? कलगी लगाई। और दोस्तों, मसायना बजाया। क्या बजाया? मसायना बजाया। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मसायना बजाया और गाया। तो याद हो गया ये गाया से लोक गायन कि दोस्तों संत सिंगा जी नाथपंथी समुदाय के थे।
कलगी तुर्रा हो गया, मसायना हो गया और गरबा गरबी हो गया। ये कहाँ के हो गए दोस्तों? निमाड़ के। आज के लेक्चर में आज हम ये दोनों क्या करते हैं, कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के प्रमुख लोक गायन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निमाड़ क्षेत्र के। दोस्तों पहला आता है निर्गुणिया। निर्गुणिया गायन शैली, वो मालवा में है निर्गुणी और यहाँ पर है निर्गुणिया। तो याद रखेंगे यह गायन जो है वो निमाड़ और मालवा के कुछ अंचली भाग में गाया जाता है, जहाँ पर दोस्तों संत कवियों के द्वारा निमाड़ी लोक गायन शैली में इससे गाया जाता है। किसे? निर्गुणिया गायन को, जो निमाड़ और मालवा में गाया जाता है, जिसमें कबीर, तुलसीदास, मीरा, रैदास, दादू, ब्रह्मानंद आदि कवियों के भजनों को गाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें बजाया क्या जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें वाद्य यंत्र के तौर पर एक तारा और खरताल, जो कि लकड़ी से जुड़े हुए धातुओं वाला उपकरण है या वाद्य यंत्र है, इसे बजाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो निर्गुणिया गायन है इसे नारदीय भजन के नाम से भी जाना जाता है। नारदीय भजन के नाम से किसे जाना जाता है? तो निर्गुणिया गायन को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है फाग गायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाग गायन, जहां पर दोस्तों फाग गायन जो है यहाँ पर निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये तीन जो क्षेत्र हैं गाया जाता है। कौन सा? फाग गायन। निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। और खास करके फाग मतलब होली, और होली के अवसर पर ही गाया जाता है, जिसमें राधा और कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित गायन गाते हैं। दोस्तों इसमें देखिए 2 या 3 ढफ बजाते हुए ऊंचे स्वरों में गाया जाने वाला गायन है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाग गायन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है गरबा गीत। तो याद रखेंगे जो गरबा करती हैं वो कौन करती हैं? स्त्री करती हैं, और गरबी करते हैं वो पुरुष करते हैं। गरबी का कौन करता है? तो देखिए गरबी करते हैं पुरुष और गरबा कौन करते हैं? स्त्री परक। तो जो गरबा है जो मुख्यतः कहाँ का है? गुजरात का, लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों निमाड़ क्षेत्र में गरबा दुर्गा देवी या नवरात्रि के पर्व पर अवसर पर देवी भक्ति के गीत के रूप में ये गाया जाता है। ये डांस भी है एक, और यह एक गायन भी है। आप याद रखेंगे गरबा नृत्य कहाँ का? निमाड़ का। गरबी की बात करते हैं तो ये पुरुष परक लोक गायन है, जिसे जो झांझ और मृदंग के साथ गाया जाता है, बजाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि यही जो गरबी है ये भी क्या है? तो श्रृंगार और भक्ति रस के साथ में हास्य परक गायन है। कौन सा? गरबी गायन, जो पुरुषों के द्वारा गाया जाता है और गरबा स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों गवलन। गरबा, गरबी, गवलन, आप ऐसे याद रखें, गरबा, गरबी, गवलन, है ना, तीनों एक साथ याद रखें। तो दोस्तों ये गवलन जो है ये कृष्ण लीला का गीत है, जो कि इसकी गायन पद्धति गरबी से भिन्न है। और साथ ही साथ इसके गीतों को रासलीला में गाया जाता है। जब रासलीला की जाती है तो गवलन को गाया जाता है और रासलीला की जाती है। तो याद रखेंगे कृष्ण लीला से संबंधित है गवलन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, क्योंकि संतु सिंगा जी किस संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के थे। तो नाथपंथी गायन। दोस्तों नाथपंथी गायन जो है ये सुबह के समय गाया जाता है, और जो कि जिसमें गोरख की गाथा, कबीर के पद, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन आता है कि एकल गायन शैली के रूप में कौन सा गायन गाया जाता है? नाथपंथी गायन जो है वो एकल गायन शैली के रूप में प्रसिद्ध है, याद रखें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों कलगी तुर्रा। ये एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन था। मैं इसको बता देती हूँ, जो कलगी और तुर्रा ये दोस्तों एक प्रतिस्पर्धात्मक गायन है। 2 अखाड़े या 2 अखाड़े इसमें रहते हैं। एक कलगी अखाड़ा रहता है, एक तुर्रा अखाड़ा रहता है। और आपको याद रखना है कि ये कहाँ का है? निमाड़ का प्रचलित लोक गायन है। कौन सा? कलगी तुर्रा, जिसमें क्या होते हैं? 2 अखाड़े होते हैं। दोस्तों कलगी, देखिए जो कलगी तुर्रा है निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड में कलगी तुर्रा गायन मंडलियां जो है वो अभी भी मौजूद है। और साथ ही साथ कलगी जो तुर्रा है
यहाँ पर चंद्र की थाप पर दोस्तों ये गाया जाता है। 2 अखाड़े होते हैं, एक गुरु अखाड़ा होता है, एक उस्ताद अखाड़ा होता है। प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर गाया जाता है। पहले जो कलगी अखाड़ा होता है ये क्वेश्चन पूछता है और जो तुर्रा अखाड़ा है वो इसका आंसर देता है। फिर ये क्वेश्चन पूछता है और कलगी जो है वो आंसर देता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा पर या गुरु उस्ताद परंपरा पर आधारित होता है कलगी तुर्रा। और दोस्तों ये गाते क्या हैं? तो दोस्तों ये 2 दल में बटे होते हैं। एक दल होता है माँ दुर्गा अर्थात शक्ति का और एक दल होता है शिव जी का, और दोनों ही क्या करते हैं? एक दूसरे की महिमा का बखान करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों महाभारत के पौराणिक आख्यानों प्रसंगों को भी कलगी तुर्रा में गाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मसान्या या जिसे ही कहा जाता है काया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काया खोज गीत के नाम से भी जाना जाता है। किसे? आप याद रखेंगे जो मसायना गीत है, मसायना जिसे काया खोज गीत के नाम से भी जाना जाता है, निमाड़ अंचल का प्रमुख है। व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा की अमरता को गाया जाता है कि किस प्रकार से जब आत्मा, देखिए कि मृत्यु होने पर आत्मा जो है वो नहीं मरती है, नश्वर है आत्मा, और आत्मा की अमरता को ही दोस्तों गाया जाता है किसमें? मसान्या या इसे ही कहा जाता है काया खोज गीत के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे काया खोज गीत कहलाता है कौन सा? मसान्या गायन, जो कि मृत्यु से संबंधित है, व्यक्ति की मृत्यु पर गीत है निमाड़ क्षेत्र का, जिसमें दोस्तों मृदंग, इकतारा, झांझ जैसे जो वाद्य यंत्र है वो बजाए जाते हैं, जिसमें आत्मा को दोस्तों दुल्हन और शरीर को दूल्हा के रूप में माना जाता है और पुरुष परक लोक गीत गाए जाते हैं। तो जब हम आज मालवा और निमाड़ पढ़ लेंगे तो लास्ट में मैं आपको इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संत सिंगा जी का भजन, दोस्तों ये 15वीं शताब्दी के निर्गुणी संत कवियों में आते हैं संत सिंगा जी, और निमाड़ और मालवा के कुछ हिस्सों में इनके भजन को गाया जाता है, संत सिंगा जी के भजनों को गाया जाता है, और जिसमें दोस्तों संत सिंगा जी को कहा जाता है निमाड़ का कवि। याद रखेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये किसी भी सामाजिक अवसर पर गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों के साथ आध्यात्मिक भजन के रूप में सामूहिक रूप से गाए जाते हैं संत सिंगा जी का भजन। ये सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर किसी भी समय जो है वो संत सिंगा जी के भजन गाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन की। और लोक गायन देखिए कि गुनगुनाना जो है वो कभी भी हो सकता है, आप हंसे, रोए, मुस्कुराएं या किसी भी फीलिंग के साथ है, कभी भी किसी भी भावना के साथ जो है वो गाया जा सकता है गायन। तो चाहे दोस्तों वह है पुंसवन हो, चाहे वह दोस्तों जन्म हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, सगाई हो, विवाह हो, किसी भी अवसर पर जो है वो लोकगीत गाए जा सकते हैं। और गाना गाने के लिए तो किसी भी त्योहार की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, मैं तो ये मानती हूँ। भरथरी गायन दोस्तों तो नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा चिंकारा की थाप पर दोस्तों भरथरी, देखिए ये गांव में आपने देखा होगा, ये कहलाता है क्या? चिंकारा या इकतारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चिंकारा जो है वो नारियल बांस और घोड़े के बाल से निर्मित होता है, और मालवा में दोस्तों नाथ संप्रदाय के द्वारा ही भरथरी गायन जो है वो गाया जाता है। किसके द्वारा? नाथ संप्रदाय के द्वारा, जिसमें दोस्तों रू रू है ना, ये क्वेश्चन कि रू रू की जो मधुर ध्वनि है वो किससे निकलती है? तो चिंकारा से निकलती है, जो कि भरथरी गायन गाया जाता है। जिससे दोस्तों ये जो प्रातः सुबह के समय गाया जाता है नाथपंथी गायन, और नाथपंथी गायन में भी जिस प्रकार से निर्गुणिया भजन में कबीर, मीरा, भरथरी के क्या गाए जाते थे? भजन गाए जाते थे, ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर निर्गुणिया की तरह ही भरथरी गायन में भी इन्हीं के भजनों को गाया जाता है। एकल एवं सामूहिक गायन शैली पर आधारित होता है, या तो सिंगल व्यक्ति भी गा सकता है और सामूहिक तौर पर भी गाया जाता है। दोस्तों निमाड़ में है निर्गुणिया, याद रखेंगे निमाड़ में कौन सा है? निर्गुणिया, और यहाँ पर कौन सा है? मालवा में निर्गुणी। अब हमने पढ़कर आए थे कि भरथरी गायन, भोपे गायन, निर्गुणी गायन है ना, संजा गीत, बरसाती वार्ता, हीण गायन, रैलो गायन, ये सब कहाँ के हैं? तो मालवा के हैं। दोस्तों निर्गुणिया भजन जो है ये कबीर की आध्यात्म की छाप होती है। जितने भी, क्योंकि कबीर जी कैसे थे? निर्गुणी थे, है ना, वो क्या मानते थे कि किसी, देखिए निर्गुण रूप से
निर्गुण रूप से ईश्वर की पूजा किया करते थे, बल्कि मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा को है ना, ये क्या मानते थे कि मूर्ति पूजा ना करके ईश्वर का तो कोई आकार ही नहीं है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। तो नश्वर शरीर और आत्मा की अमरता, परमात्मा संबंधी तत्वों को गाया जाता है दोस्तों निर्गुणी भजन में। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो एक तारा मंजीरे के जो स्वर है मालवा की लोक धुनी में गाए जाते हैं, और इसमें वाद्य यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं संजा गायन। दोस्तों संजा गायन जो है ये युवा लड़कियों के द्वारा गाया जाता है, समूह के तौर पर गाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये पितृपक्ष के दौरान संध्या काल में संजा पर्व पर गाया जाने वाला गायन है। कौन सा, संजा गायन। याद रखेंगे संजा पर्व जो है ये भी मालवा में मनाया जाता है, 16 दिनों तक मनाया जाता है, पितृपक्ष में मनाया जाता है, और उसी में ही गाया जाता है संजा गायन, जिसमें गोबर फूल पत्तियों से दीवार पर संजा की आकृतियां बनाई जाती हैं, और दोस्तों जो बालिकाएं, युवा बालिकाएं हैं उनके द्वारा ये गायन जो है वो गाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हीण गायन। दोस्तों ये भी क्या है, ये बिना वाद्य यंत्र के गाया जाता है। कौन सा, हीण गायन। याद रखेंगे हीण गायन भी क्या होता है, बिना वाद्य यंत्र के गाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें हीण गायन की, तो हीण गायन की एक और विशेषता है जिसमें अहीरों के द्वारा, दोस्तों ये किसके द्वारा, अहीरों के द्वारा गाया जाता है, और कृषि संस्कृति की परतों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। तो कृषि से संबंधित कौन सा गायन है, गायन है। याद रखेंगे जिसमें 11 माता की कथा का गायन गाया जाता है, और शास्त्रीय शैली के आलाप लेकर उच्च स्वर में गाया जाने वाला गायन कौन सा है, हीण गायन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बरसाती वार्ता। दोस्तों बरसाती वार्ता तो नॉर्मल सी बात है, ये बरसात के समय गाया जाता है, और जिसमें चंपू काव्य शैली का प्रयोग किया जाता है। किस शैली का प्रयोग किया जाता है, चंपू काव्य शैली का प्रयोग किया जाता है। कौन से गायन में, तो याद रखें कौन सा गायन है हमारा, चंपू काव्य शैली पर आधारित बरसाती वार्ता। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन कैसे कैसे जो है वो बन सकते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के लोक गायन को कवर करेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, आपको तो पूरे याद रखने हैं कि रैलो गायन हो गया, भोपे गायन हो, रैलो गायन है, भोपे गायन है, भरथरी गायन है ना, हीण गायन है, निर्गुणिया गायन है, संजा है, संजा गायन है, ये सभी कहाँ के हैं, मालवा के हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसा कौन सा गायन है जो कि प्रतिस्पर्धात्मक शैली में गाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कलगी तुर्रा को प्रतिस्पर्धात्मक शैली में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा गायन है जो कि 2 अखाड़े में विभक्त होता है, गुरु अखाड़ा और दोस्तों उस्ताद अखाड़ा। तो आपको याद रखना है कलगी तुर्रा जो कि निमाड़ क्षेत्र का क्या है, प्रमुख लोक गायन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु परक गीत कौन सा होता है। तो हम अभी अभी पढ़कर आए थे कि जो मसान्या को क्या है या काया खोज गीत किसे कहा जाता है, तो काया खोज या मसान्या क्या आता है, तो मृत्यु परक गीत है जो कि निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि रासलीला से संबंधित कौन सा गायन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गवलन। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि स्त्री परक लोक गायन निमाड़ क्षेत्र का कौन सा है, तो जिसमें देखिए तो गरबा याद रखना स्त्री परक है, और गरबी जो है वो पुरुष प्रधान क्या है, ये लोक गायन है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें निर्गुणिया गायन शैली। दोस्तों निर्गुणिया भी हम निमाड़ क्षेत्र के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो निर्गुणिया गायन शैली है इसमें वाद्य यंत्र कौन सा आता है, तो मृदंग और झांझ जो है वो इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये हो गया निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख क्वेश्चंस। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कौन से, मालवा में। तो मालवा में आता है कि अहीरों के द्वारा, अहीर जनजाति अहीरों के द्वारा गाया जाने वाला कृषि परक लोक गायन कौन सा है, तो याद रखेंगे हीण गायन। नेक्स्ट है कि जो पितृपक्ष में गाया जाने वाला प्रमुख लोक गायन कौन सा है, तो याद रखेंगे जो कि युवा बालिकाओं के द्वारा गाया जाता है, तो संजा गीत जो है वो पितृपक्ष में गाया जाने वाला गायन है। नेक्स्ट पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि सूरजबाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से है,
तो सूरजबाई खांडे का संबंध है दोस्तों भरथरी गायन से। किससे है? भरथरी गायन से। तो ये रहे दोस्तों मालवा और निमाड़ के प्रमुख आने वाले लोक गायन के क्वेश्चंस। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ अगली जो आने वाली बघेलखंड और बुंदेलखंड के लोक गायन है उनके लेक्चर को भी जरूर देखें। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।